नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल वैकेंसी लवर में। दोस्तों, आज से मैं आपके हेड रेडियो ऑपरेटर और असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर के लिए आपके 25 क्वेश्चन फिजिक्स के डिस्कस करने वाला हूं, यानी कि आपका 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपके फिजिक्स का सिलेबस क्या है, जो कि आपके हेड रेडियो ऑपरेटर और असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर में आने वाला है। दोस्तों, ये आपका सिलेबस है, जिसमें कि आपका हेड रेडियो ऑपरेटर में टोटल 9 चैप्टर दिए गए हैं। तो दोस्तों, आपको सिर्फ ये 9 चैप्टर ही पढ़ने हैं अगर आपने हेड रेडियो ऑपरेटर का फॉर्म को फिल किया है। और दोस्तों, हम अगर असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर की बात करें तो टोटल आपके 15 चैप्टर आपको फिजिक्स में पढ़ने हैं। और दोस्तों, अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो दोस्तों 25 के करीब आपके क्वेश्चन आने हैं फिजिक्स में। और अगर मैं लेवल की बात करूं, यानी किस लेवल के आपके क्वेश्चन आएंगे, तो दोस्तों आपके जो हेड रेडियो ऑपरेटर में क्वेश्चन रहेंगे वो थोड़े से लेवल अप रहेगा उनका, यानी कि आपके 12th लेवल के होंगे। और आपका जो असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर हो गया, इसमें थोड़े बिलो 12th रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं बात कर लेता हूँ कि आपके जो मतलब टॉपिक दिए गए 9 आपके हेड रेडियो ऑपरेटर में, आपका इसमें आप देख सकते हैं कि आपका कार्य ऊर्जा एवं शक्ति, ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपका हेड रेडियो ऑपरेटर और असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर दोनों में कॉमन है। तो दोस्तों, इस चैप्टर को अच्छे से आप पढ़ लेना। और बाकी मैं अपने यहाँ से आपको नोट्स और पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड कराता रहूँगा, और समय समय पर हमारी शॉर्ट वीडियो आती रहेंगी आपके लिए। और अब मैं बात करूं, अगर आपका पहला चैप्टर है इकाइयाँ मापन या आयाम। दोस्तों, इसमें क्या है कि आपका अगर हेड रेडियो ऑपरेटर की बारे में बात करें तो इसमें आपका थोड़ा डीपली पूछा जाएगा, क्योंकि दोस्तों असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर में उसने भर्ती बोर्ड ने डायरेक्ट लिख रखा है भौतिक जगत तथा मापन। तो दोस्तों, इसमें थोड़ा सा मुझे ये लगता है कि ये थोड़ा ब्रीफ में आएगा, यानी कि इसमें आपको जनरल नॉलेज ही लेनी है। बट आपका ये मतलब हेड रेडियो ऑपरेटर में आपको थोड़ा डीपली पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए प्रैक्टिस सेट पहला स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट मैं अपने चैनल पर डेली अपलोड करूंगा। तो दोस्तों, प्लीज़ इसको आप पूरा लगाइए, बाकी आप तैयारी कहीं से भी करती रहिए, बट हमारी प्रैक्टिस सेट को जरूर लगाइए, क्योंकि दोस्तों आपका जो लेवल रहेगा ना एग्जाम का, वो बिल्कुल उसी को ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस सेट बनाया गया है। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। नाभिक का आकार निम्न में से किस इकाई में नापते हैं? तो दोस्तों, आपको बता दें कि ये जो आपका नाभिक का आकार होता है वो आप सही है। दोस्तों, आपका ये जो नाभिक का आकार होता है इसको नापते हैं फर्मी में, और एक फर्मी में 10⁻⁻15 मीटर होते हैं। ठीक है दोस्तों, एंड आपका जो एंगस्ट्रॉम रहता है, जब भी आपको परमाणु की त्रिज्या पूछी जाए तो परमाणु की त्रिज्या एंगस्ट्रॉम में मापते हैं, और एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों, इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड आपका क्वेश्चन नंबर 2 पर चलता हूँ। 0.9 एम्पियर की धारा 2 मिनट के लिए एक बल्ब में प्रवाहित की जाती है, आवेश ज्ञात कीजिए। दोस्तों, आपने 12th में फार्मूला पढ़ा होगा Q/I/T, जिसमें से Q आपका आवेश है, एंड I आपका इलेक्ट्रिक करंट है, एंड T आपका समय है। तो दोस्तों, आपका मैंने 0.9 का एम्पियर की धारा है हमारी, और दोस्तों ये इसमें जो टी फार्मूला में जो टी दिया गया है ये आपका सेकेंड में होता है, बट यहाँ पर क्वेश्चन में 2 मिनट दिए गए हैं, यानी कि आपको टोटल 120 सेकेंड हो जाएंगे। तो 12 निम्मा 108 कूलाम आपका चार्ज हो जाएगा। तो दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा लेंस सूत्र सही है? दोस्तों, ये लेंस के लिए आपको बताना है दोस्तों, क्योंकि आपको पता होगा कि जो आपका दर्पण के लिए प्लस रहता है, यानी कि अगर ये आपका दर्पण के लिए है और यहाँ पर ये माइनस करना होगा, तब ये लेंस के लिए सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये है आपका लेंस के लिए। दोस्तों, लेंस में यू आपका माइनस रहता है एंड दर्पण में यू प्लस रहता है, यानी वस्तु की दूरी। आप चलते हैं आपके 4th नंबर क्वेश्चन पर। अत्यधिक कम तापमान पर चालक किसकी तरह व्यवहार करते हैं? दोस्तों, आपको बता दें कि अत्यधिक कम तापमान पर चालक अतिचालकों की तरह व्यवहार करने लगते हैं। और एक आप अभी रिसेंटली आपका एक एग्जाम में पूछा गया था कि 4.2 डिग्री केल्विन पर पारा जो आपकी धातु है ना, वो आपकी अतिचालक की तरह व्यवहार करने लगती है, यानी अतिचालक की तरह व्यवहार करती है। ठीक है दोस्तों, पारा जो धातु है आपकी
वो 4.2 केल्विन, क्योंकि ये दोस्तों बहुत ही कम टेम्परेचर है दोस्तों। इसमें से हम 273 घटाएंगे तो भाई माइनस में कुछ आएगा, तो ये बहुत ही कम टेम्परेचर है आपका, और ये अतिचालक की तरह व्यवहार करती है पारा। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब चलते हैं 5th नंबर क्वेश्चन पर। दृश्य प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की परास होती है दोस्तों। इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में दृश्य प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की परास होती है। चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर। दिए गए बलों को उनकी प्रबलता के अनुसार व्यवस्थित करो दोस्तों। आपको इसमें प्रबलता के अनुसार व्यवस्थित करना है। और दोस्तों आपको बता दें, जो आपका सबसे प्रबल बल होता है ना, वो आपका नाभिकीय बल होता है, यानी कि डी सबसे बड़ा हो जाएगा। उसके बाद आपका बी आता है, यानी कि वैद्युत चुंबकीय बल, एंड आपके उसके बाद आपका गुरुत्व नहीं सॉरी दोस्तों, उसके बाद आपका दुर्बल नाभिकीय बल आएगा, यानी कि सी, एंड सबसे लास्ट में आपका गुरुत्व बल आता है दोस्तों। सबसे क्षीण बल अगर आपसे पूछा जाए तो गुरुत्व बल हो जाएगा, और सबसे प्रबल बल पूछा जाए तो प्रबल नाभिकीय बल होता है दोस्तों। इसके नाम में ही प्रबल लिखा हुआ है। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। इसमें आपका दिया गया है 10 न्यूटन का बल एक वस्तु को 10 मीटर विस्थापित करता है। यदि किया गया कार्य 50 जूल है तो विस्थापन की दिशा और बल की दिशा के बीच के कोण। दोस्तों इसमें आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, जिसमें कि आपका W बराबर F इंटू डी कोस थीटा होता है। ठीक है दोस्तों, अगर हम यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू निकालें, कोस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा W अपॉन F इंटू डी। तो W आपका है यानी कि 50 जूल, 50 बटे F का मान है आपका 10 न्यूटन, इंटू विस्थापन है आपका 10, यानी कि 50 अपॉन 100, यानी कि कोस थीटा इज इक्वल टू 50 अपॉन 100 बराबर 1/2। और दोस्तों आपको क्योंकि पता होगा कि कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है दोस्तों, तो आपका ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए आप। 16 किलो और 36 किलो के दो पिंडों की गतिज ऊर्जा बराबर है, वेगों का अनुपात ज्ञात कीजिए। दोस्तों आपको पता होगा कि हाफ mv² आपका गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है दोस्तों। इसमें आपको कंपैरिजन करानी है। तो दोस्तों आपको बता दें कि अगर एक पिंड m1 किलोग्राम का है और उसकी गतिज ऊर्जा v1 है, और दूसरा पिंड जो है उसका m2 किलोग्राम का है और उसकी गतिज ऊर्जा v2 है, तो दोस्तों इनकी गतिज ऊर्जा क्वेश्चन में बताया गया बराबर है। तो दोस्तों इसमें फार्मूला लगा के 1/2 कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद वेगों का अनुपात बताना है आपको ना। तो v² अपॉन इस v2 को इधर शिफ्ट कर लीजिए, और m2 अपॉन m1 हो जाएगा। और m2 आपका 36 दिया गया है, एंड m1 16 दिया गया है दोस्तों। यहाँ से जब आपका रूट हटेगा तो ये 6/4 आएगा, यानी कि 3/2। तो 3:2 हो जाएगा आपके वेगों का अनुपात, v1 अनुपात v2, 3:2। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलते हैं 9th नंबर क्वेश्चन पर। 1 किलोग्राम की वस्तु को 9.8 मीटर ऊपर उठाने में कितना कार्य किया जाएगा। दोस्तों आपको बताना है कि ये आपका 1 किलोग्राम की कोई वस्तु है, यहाँ पर ये 9.8 मीटर आपकी ऊंचाई है, और यहाँ पर आपको पहुँचाना है, तो कार्य कितना किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपको पता होगा कि ये वस्तु विरामावस्था में है, यानी कि इसमें जो आपकी स्थिति परिवर्तन के कारण जो आपका बल लगाना पड़ेगा उसको बताना है। दोस्तों इसमें आपका जो W होगा ना, वो mgh के बराबर हो जाएगा, यानी कि स्थितिज ऊर्जा में जो आप परिवर्तन करेंगे उसके बराबर W आ जाएगा। और अगर हम W की बात करें, W इज इक्वल टू M का मान 1 दिया गया है, G का मान यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है 10, इंटू H का मान 9.8 है। तो W इज इक्वल टू 98 जूल आएगा आपका आंसर। ठीक है, तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 2000 वाट के दो बल्बों 6 घंटे, दो बल्ब जो है ना वो 2000 वाट के हैं, 6 घंटे प्रतिदिन जलते हैं, 1 महीने में कितनी बिजली खर्च होगी। दोस्तों आपको बता दें कि आपका जो फार्मूला होता है, यानी कि उसमें किलोवाट इंटू घंटा
इंटू दिन आपको सिर्फ लगाना होता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको यहाँ पर किलोवाट लिखा है ना, यहाँ पर आप किलोवाट चाहे आप काट दीजिए बटे 1000 कर दीजिए। दोस्तों एक फार्मूला होता है वाट इंटू घंटा इंटू दिन बटे 1000। दोस्तों आपके 2000 वाट है इंटू घंटा आपके 6 हैं, और दोस्तों एक महीने का निकालना है यानी कि 30 दिन का निकालना है, और बटे 1000 कर दीजिए। और दोस्तों क्योंकि एक बल्ब का ये निकला है, अभी 2 बल्ब और हैं यानी कि 2 बल्ब हैं टोटल। और अब हम बात करें, अब इसको हम काट देते हैं, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, एंड 6 दूनी 12, 3 36 दूनी 72, यानी कि 720 यूनिट आपकी बिजली खर्च होगी, और आपका आंसर हो जाएगा बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। चंद्रमा से किसी पिंड को पृथ्वी पर लाने से क्या परिवर्तन होगा। दोस्तों आपको बता दें, जो भार होता है यानी कि आपका जो भार होता है यानी W बराबर M इंटू जी। ठीक है दोस्तों, वेट, ये आपका भार हो गया यानी कि वेट। दोस्तों इसमें आपका जी भी इंक्लूड रहता है, यानी कि जो आपका गुरुत्वीय त्वरण होता है ना, वो भी इंक्लूड रहता है आपके भार में। लेकिन जो आपका द्रव्यमान रहता है ना, वो कहीं भी चेंज नहीं होता, चाहे आप चंद्रमा पर जाएं, चाहे आप पृथ्वी पर रहें, या फिर किसी भी दूसरे ग्रह पर चले जाएं, आपका द्रव्यमान तो चेंज होने वाला नहीं है। तो दोस्तों यही आपका मतलब है इसमें, क्योंकि जी का मान तो हर पिंड पर अलग अलग होगा, यानी किसी भी ग्रह पर जाएंगे उसका वहाँ पर जी का मान चेंज हो जाएगा। इस वजह से आपका जो द्रव्यमान रहता है वो सेम ही रहता है। ये भी ऑप्शन आपका गलत रहेगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और भार तो दोस्तों हर जगह चेंज होगा, तो दोस्तों ये भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पर। ट्रांजिस्टर व डायोड किस प्रकार की डिवाइस है। दोस्तों आपको बता दें कि अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पढ़ी हैं, तो उसमें आपका जो एक्टिव कंपोनेंट होते हैं वो ट्रांजिस्टर और डायोड या फिर एलईडी वगैरह है ना, वो आपके एक्टिव कंपोनेंट में आते हैं, तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। किसी तरंग की आवृत्ति 10 हर्ट्ज है तथा चाल 1000 मीटर पर सेकेंड है, तरंग दैर्ध्य होगी। दोस्तों आपने जब वेव चैप्टर आप पढ़ेंगे तो B इज इक्वल टू एन इंटू लेमडा आता है एक फार्मूला। दोस्तों इसी का आपको यूज करना है, तो लेमडा इज इक्वल टू बी अपान एन हो जाएगा। बी आपका दिया गया यानी कि चाल 1000, एन का मान है 10, तो 100 मीटर आपकी तरंग दैर्ध्य आ जाएगी। तो दोस्तों आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 10 वोल्ट विभव को 5 कूलम आवेश वाले परिपथ में लगाने पर कितना कार्य करना पड़ेगा। दोस्तों इसमें आपका एक आपने फार्मूला पढ़ा होगा, जिसमें कि बी इज इक्वल टू, यानी कि विभव अगर आपको निकालना हो तो एक कूलम आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसी को विभव कहते हैं। तो दोस्तों बी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपान क्यू आपका ये फार्मूला बनता है। तो यहाँ पर आपको W का मान निकालना है, यानी कि कार्य निकालना है। तो 10 वोल्ट हो जाएगा, ये यहाँ पर गुणा हो जाएगा इसका, इंटू 5 इज इक्वल टू 50 जूल कार्य आपका आ जाएगा। दोस्तों आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं आपके 15 नंबर क्वेश्चन पर। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का पीवी सूत्र क्या होगा। दोस्तों आपको पता होगा कि आपका ये फार्मूला होता है F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपान r स्क्वायर। दोस्तों जहाँ पर जी आपका सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, और इसका मान 6.67 इंटू 10⁻⁻11 किलोग्राम न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है, यानी कि आपका किलोग्राम बटे में आ जाता है। तो दोस्तों आप यहाँ से आप फार्मूला मतलब यहाँ से आप बीमा निकाल सकते हैं, अन्यथा यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ से कैसे निकालें वो मैं बता रहा हूँ आपको। जी का मान आप अगर ये पूरा जो है इधर शिफ्ट करेंगे तो F इंटू आर स्क्वायर अपान M1 इंटू M2 आ जाएगा आपका। तो दोस्तों ये बल है, बल यानी 1 न्यूटन इज इक्वल टू होता है किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसकी 1 न्यूटन का मान रहता है। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पे लिखेंगे किलोग्राम इंटू मीटर और बटे में आपका सेकेंड स्क्वायर कर देंगे,
ये तो आपका एफ का मान हो गया इंटू आर स्क्वायर। आर यहाँ पर लंबाई है, यानी कि ये भी मीटर में रहेगी, ये भी मीटर में रहेगी, आर स्क्वायर है, इस वजह से दो दो बार लिख दी मैंने। और ये यहाँ पर आपकी किलोग्राम रहता है, द्रव्यमान पिंड है ना, इनके द्रव्यमान किलोग्राम में आएंगे। तो अब मैं इनकी बीमा लिख लेता हूँ। तो किलोग्राम को तो आप एम से डिनोट करते हैं, तो आपका एम 1 इंटू L3 बटे T2 और M2। तो आपका कुल मिलाकर बनेगा M-1 L3 T-2। इसकी जी की बीमा बन जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं? दोस्तों अगर आपको इसको डिटेल में पढ़ना है ना, तो अभी मैं वीडियो सीरीज लाने वाला हूँ आपके लिए, जिसमें कि मैं आपको बिल्कुल डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको बीमा निकालने के लिए, क्योंकि दोस्तों बीमा से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर बनते हैं आपके एग्जाम में, इस वजह से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं? दोस्तों इसमें आपके 10⁻⁻⁹ मीटर होते हैं 1 नैनोमीटर में। ये आपका माइक्रोन में हो गया, और ये आपका एंगस्ट्राम हो गया, ये इसका सिंबल है, ये इसका सिंबल है, और इसको स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। ये पिको आपका पिको मीटर है। ठीक है दोस्तों, इसको पी से डिनोट करते हैं। और कौन सी अदिश राशि है? दोस्तों आपको बता दें कि कहीं भी आपको बेग लगा हुआ मिल जाए, वो तो अदिश राशि हो ही नहीं सकती। बेग में हमेशा सदिश राशि होती है, और द्रव्यमान आपका हमेशा अदिश ही होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पर। प्रकाश की चाल सर्वाधिक किस माध्यम में होती है? दोस्तों आपकी निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे सर्वाधिक होती है, और ये होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पर। मानव नेत्र कितने मेगापिक्सल के कैमरे की तरह व्यवहार करता है? दोस्तों ये आपको रट लेना है, 576 मेगापिक्सल। ये एक बार ग्रुप डी में आ चुका है दोस्तों, इसके आने की प्रबल संभावना है, इसको आप इम्पोर्टेंट लिख सकते हैं। और उसके बाद अब हम चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पर। एक वस्तु लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के आकार का है, फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि यू की वैल्यू दी गई है दोस्तों। यू ये मैं अब जो माइनस लगा रहा हूँ, ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा अगर आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ रखा है। और दोस्तों क्योंकि वस्तु की दूरी हमेशा निगेटिव ही लेते हैं, चाहे आप लेंस को सॉल्व कर रहे हो या फिर दर्पण को। और बी की वैल्यू इसमें दी गई है कि वस्तु के आकार का, यानी कि वस्तु जितनी है, यानी कि 10 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा। और इसमें एफ पूछा है। और दोस्तों आपको लेंस फार्मूला अभी मैंने बताया था, 1/f = 1/b - 1/u होता है ये लेंस फार्मूला। तो आपका ये 1/f = हो जाएगा 1/10 - 1/10, क्योंकि यहाँ पर माइनस का है, यहाँ पर भी माइनस है, इसलिए प्लस हो जाएगा। तो 1/f = 2/10, यानी कि f = 5 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। उसके बाद चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पर। आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या है? दोस्तों ये आपका सूत्र है आवर्धन क्षमता का, जब आप लेंस और दर्पण पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद वह उत्तोलक जिसका लाभ 1 से बड़ा, 1 से अधिक तथा 1 के बराबर होता है। दोस्तों आपके प्रथम श्रेणी के उत्तोलक जो होते हैं उनका लाभ 1 से बड़ा, 1 से अधिक या 1 के बराबर होता है। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये बस 10 से 12 मिनट का चैप्टर है, इसको फिनिश कर दूंगा किसी दिन। और घर्षण बल किस दिशा में कार्य करता है? दोस्तों अगर आप मतलब आगे की ओर चल रहे हैं तो जो घर्षण बल होगा ना, अगर आप मान लो इधर की ओर चल रहे हैं तो घर्षण बल आपके विपरीत काम करेगा। या फिर जब आप साइकिल चलाते हैं तो आपका घर्षण बल जो है ना, वो अगर आप आगे की ओर साइकिल चला रहे हैं तो घर्षण बल पीछे की तरफ लगता है। दोस्तों ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बल की दिशा के विपरीत। जिधर आप बल लगा रहे हैं ना आगे बढ़ने के लिए, उसके जस्ट अपोजिट आपका घर्षण बल कार्य करता है। चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पर। किसी पिंड का वेग दुगना होने पर क्या होगा? दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं, संवेग दोगुना हो जाएगा, यानी P = mv होता है। यानी कि यहाँ पर अगर b को डबल करें तो p इसके समानुपाती में है, तो ये भी दोगुना हो जाएगा। चलो ये तो हमने मान लिया, ठीक है। और उसका आवेग दोगुना हो जाएगा, तो दोस्तों ये आपका गलत हो जाएगा। उसकी गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी, क्योंकि आपकी 12 mv² होती है। और
क्योंकि ये डबल नहीं होगी, क्योंकि ये स्क्वायर में है, इस वजह से 4 गुनी हो जाएगी, तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो गया। उसकी स्थिति ऊर्जा 2 गुनी हो जाएगी, क्योंकि ये mgh होता है, यानी कि आपका चाहे बेग कम करिए चाहे ज़्यादा, लेकिन उसकी स्थिति ऊर्जा उस बेग पर डिपेंड नहीं करती है, क्योंकि इसमें बी नहीं है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपको इसमें दिमाग लगाना है इस तरह के क्वेश्चन में, और आपके क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों आपको मतलब साइंस में कहीं ना कहीं आपको रिलेट करके ही चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी उसके बाद, क्योंकि आप इतिहास भूगोल तो है नहीं, आप रट के काम चला रहे हैं। यहाँ पर आपको चीज़ें रिलेट करनी पड़ेंगी एक दूसरे से। किसी तार को पिघलाकर उसकी लंबाई दोगुनी करने पर नया प्रतिरोध क्या होगा? दोस्तों जब भी आपको तार को पिघलाया जा रहा है लंबाई के अकॉर्डिंग, तो दोस्तों उसका जो अगर लंबाई दोगुनी हो रही है ना, तो उसका प्रतिरोध 4 गुना हो जाता है। ये आपको रट के रखना है, या फिर यानी कि जितना भी दिया गया ना उसका आपको स्क्वायर कर देना, बस आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, या फिर मैं इसका डिटेल में आपको पढ़ाना चाहूँ तो उसके लिए हमारा बाद में वीडियो आएंगे। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तभी मैं वीडियो डालूंगा चैप्टर वाइज, अन्यथा। और ये तो हमारा सेट 1 था दोस्तों। कैसा लगा इसमें, मतलब आपके कितने टोटल नंबर आ रहे हैं? तो 25 में से अगर आप 20+ जा रहे हैं तो बहुत अच्छा अभी आपका स्कोर है। उसके बाद अगले हमारे प्रैक्टिस सेट आते रहेंगे। और दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्योंकि दोस्तों आपके लिए बहुत ही मतलब क्रिस्प और शॉर्ट कंटेंट आपके लिए लाता हूं। तो दोस्तों प्लीज़ हमें भी सपोर्ट करिए, क्योंकि दोस्तों आपके सपोर्ट करने से क्या होगा कि मैं आपके लिए और भी अच्छे तरह से मेहनत करूंगा, और आपके सिलेक्शन में कहीं ना कहीं हमारा अगर 1% भी हमारी मेहनत काम आती है तो दोस्तों ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। तो धन्यवाद दोस्तों। उसके बाद हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट कल आएगा, तब तक आप इसी का रिवीजन करते रहिए।